2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के खिताब का विजेता कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस अल्कराज। 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फाइनल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन्होंने फाइनल में जेनरिक सिनर को हराया था। यह जीत न केवल उनका लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब है, बल्कि उनका यह 5वां ग्रैंड स्लैम भी है, जिससे वे टेनिस की नई पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली सितारों में से एक के रूप में स्थापित हो गए हैं। वे 2004 में फ्रेंच ओपन फाइनल में गैस्टन गॉडियो और 2019 के विंबलडन फाइनल में नोवाक जोकोविच के बाद चैंपियनशिप अंक में पिछड़ने के बाद मेजर जीतने वाले ओपन एरा के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। 22 वर्षीय कार्लोस अल्कराज पहले ही फ्रेंच ओपन 2024 और विंबलडन 2023 जीत चुके हैं। यह मैच 5 घंटे 29 मिनट के साथ ओपन एरा का सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल रहा। इससे पहले सबसे लंबा फ्रेंच ओपन 1982 में हुआ था, जो 4 घंटे 47 मिनट तक चला था। वहीं महिलाओं में कोको गॉफ महिला एकल में विश्व नंबर 1 पर रहीं, जिन्होंने अरियनका सबालेंका को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन और दूसरा प्रमुख खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, वहीं 2025 में इसका 124वां संस्करण रहा। फ्रेंच ओपन को आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और हर साल खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से यह एक है, जिनमें शामिल है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। फेडरेशन फ्रांसेइस डी टेनिस द्वारा यह आयोजित किया जाता है। इसमें एकल, युगल, मिश्रित युगल, जूनियर और व्हीलचेयर टूर्नामेंट शामिल हैं। फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वे दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा उर्वरक और रसायन उद्योग में उन्हें 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। शैलेश सी मेहता पारादीप फॉस्फेटस लिमिटेड के एमडी और सीईओ एन सुरेश कृष्णन का स्थान लेंगे। टिकाऊ और कुशल उर्वरक प्रथाओं पर अपनी समझ के लिए जाने जाने वाले मेहता राष्ट्रीय कृषि प्राथमिकताओं के साथ उद्योग के लक्ष्यों को संरेखित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। वे 5 वर्षों से अधिक समय तक एफएआई के पश्चिमी क्षेत्र में चेयरमैन रहे। इसके साथ ही वे स्मार्ट कृषि केंद्रित महाधन एग्रीटेक लिमिटेड का नेतृत्व करते हैं। 11वां ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। 11वां ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन 2025 को ब्राज़ील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया, जिसमें भारत सहित सभी 10 सदस्य देशों की संसद ने भाग लिया था, जिसमें शामिल थे भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया था। इसके साथ ही उनके साथ एक उच्च स्तरीय संसदीय दल भी मौजूद था। इस सम्मेलन का विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन के निर्माण में ब्रिक्स संसदों की भूमिका। कई नई दौर की गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद एआई के जिम्मेदार उपयोग, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था, अंतर संसदीय सहयोग, वैश्विक शांति और सुरक्षा जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। विशेष रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की दृढ़ नीति को स्वीकार किया गया। भारत ने सभी आतंकवादी हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की जोरदार वकालत भी की। इसके अलावा 2026 में होने वाले 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा। भारत के किस राज्य द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार के समन्वय से हिमाचल प्रदेश अपनी भारत चीन सीमा पर पर्यटन के लिए नए रास्ते खोल रहा है, जिसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थानों तक विनियमित पहुंच शामिल है। इस पहल के तहत पर्यटक अब लेप्चा ला, शिपकी ला, गुए मठ, खाना, दुमटी, सांगला के रानी क्षेत्र और चितकुल की यात्रा कर सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन दूर दराज के क्षेत्रों की आदिवासी विरासत को संरक्षित करते हुए स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना। पहले इन संवेदनशील क्षेत्रों में जाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती थी, लेकिन संशोधित प्रोटोकॉल अब स्थानीय निवासियों और वास्तविक पर्यटकों को वैध पहचान के साथ अनुमति देते हैं। इस क्षेत्र में आईटीबीपी और सेना का समर्थन सुरक्षित और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करता है। टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 280। संविधान के अनुच्छेद 280 के भाग 1 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब वित्त आयोग वर्ष 2026-31 के लिए वित्तीय सिफारिशों को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। इस नियुक्ति से वे अजय नारायण झा का स्थान लेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस पद से इस्तीफा दे दिया है। टी रविशंकर का कार्यकाल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक या 31 अक्टूबर 2025 तक, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगा। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन होता है, जिसका उद्देश्य है संघ और राज्यों, साथ ही राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। PSA अवार्ड्स 2024-25 में दोहरा सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह PSA अवार्ड्स 2024-25 में दोहरा सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इन्होंने सीज़न की सर्वश्रेष्ठ महिला चैलेंजर खिलाड़ी का खिताब जीता है और मिस्र की अमीना औरफी के साथ सीज़न की सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का खिताब भी साझा किया है। मात्र 17 वर्ष की उम्र में निरंतर प्रगति ने उन्हें 2024-25 स्क्वैश सत्र की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बना दिया है। इस प्रदर्शन ने उन्हें PSA रैंकिंग में शीर्ष 70 में पहुंचा दिया है और उन्हें भारत में नंबर 1 महिला खिलाड़ी बना दिया है। इसके साथ ही वर्तमान में वह विश्व रैंकिंग में 56वें स्थान पर हैं। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में कितनी दर्ज की गई? इसका करेक्ट आंसर है 5.3%। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 5.3% रही। वहीं 2011-12 में यह अत्यधिक गरीबी दर 27.1 दर्ज की गई थी। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि पिछले एक दशक में भारत में अत्यधिक गरीबी में गिरावट आई है। यह उपलब्धि ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब गरीबी रेखा की परिभाषा को महंगाई और क्रय शक्ति समानता के आधार पर $3 प्रतिदिन तक बढ़ा दिया गया हो, जो वर्ष 2011-12 में अत्यधिक गरीबी दर $2.15 प्रतिदिन के मानक पर थी। पिछले दशक में लगभग 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से भारत ने बाहर निकाला है, जो भारत के सतत आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है।